नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन। न्यूज़ विजन चैनल में पिछले कई दिनों से हम बिहार विधानसभा 2025 के बक्सर जिला अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करते आ रहे हैं। बक्सर में पहले बक्सर विधानसभा का हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बाद पिछले 3 दिनों से हम डुमरांव विधानसभा की संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन हम एनडीए के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा किए हैं और आज हम करेंगे महागठबंधन के संभावित उम्मीदवारों की। तो संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज़ विजन के संस्थापक डॉक्टर शशांक शेखर। आइए मिलते हैं और हम चर्चा करते हैं डुमरांव विधानसभा के महागठबंधन के संभावित प्रत्याशियों के संबंध में। आइए डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम चर्चा के लिए मौजूद है डुमरांव विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों के संबंध में। महागठबंधन के प्रत्याशियों में एक लगभग आधा दर्जन से अधिक नाम है, जबकि वहां पर माले के सिटिंग विधायक हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वहां के सिटिंग विधायक अजीत कुशवाहा के बारे में। निश्चित तौर से आलोक जी सिटिंग विधायक भाकपा माले से हैं, जो महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में ये सीट अलायंस के रूप में चली गई थी भाकपा माले को, और जगदीशपुर इलाके के रहने वाले डॉक्टर अजीत को यहाँ पर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और अच्छे खासे वोटों से वो चुनाव जीते भी 5 साल तक। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक है यादव मुस्लिम, ये तो मिला ही मिला, उनके अपने स्वजातीय वोट भी काफी संख्या में मिला और उसकी पकड़ उन्होंने बनाई। और मैं समझता हूं कि जो कुशवाहा बिरादरी का वोट था वो एनडीए को मिलना चाहिए था, लेकिन वो एनडीए को वोट न मिलकर इनके व्यक्तिगत छवि पर अजीत कुशवाहा को मिला। और उनकी शादी भी अपने ही जिले में हुई है। तो जिले में होने के चलते इनके रिश्ते का भी बहुत प्रभाव उस विधानसभा पर काफी रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ा। हाँ, तो ऐसे में पूरे इलाके में वो अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए और इससे जब चुनाव हुआ तो वोट के प्रतिशत में अन्य दल इनका पीछा नहीं कर पाए, बहुत पीछे रह गए। तो ऐसे में इस बार जो चर्चा चल रही है कि अजीत कुशवाहा को लेकर बहुत प्रतिरोध है, विरोध है, तमाम तरह की बातें चल रही है। सत्ता में लोग रहते हैं तो इनकी एमएनसी होती ही होती है, ये स्वाभाविक से बात है, कोई 2 बार। लेकिन अच्छे वक्ता भी है, वो एक अच्छे वक्ता भी है, अच्छे वक्ता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और माले की संघर्ष की राजनीति से वो निकल कर आए, छात्र राजनीति से कि वो छात्र वीर कुंवर सिंह की जो ये छात्र लॉबी है उसके मजबूत नेता भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने उन पर विश्वास किया और पार्टी के विश्वास पर खरा उतरे। और अगर फिर जो टिकट कटने कटाने की बात हो जाए उनको भोजपुर जिला में भेज दिया जाएगा, दूसरा आएगा, मुझे नहीं लगता है कि सब बातों में कोई दम नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है से चुनाव हमको लगता है कि पार्टी लड़ाएगी। हाँ, और अच्छी स्थिति है। और अगर स्थिति अच्छी है तो, और जो कुछ विरोधी लोग हैं तो विरोधी लोग का जो कहना था उसको तो आके भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य ने खारिज कर दिया। दीपांकर भट्टाचार्य आए और इनके 5 साल के लेखा जोखा का जो बुकलेट प्रकाशित हुआ उसका उन्होंने लोकार्पण किया। हालांकि विरोधी दल के लोगों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को भी वो अपने खाते में जुड़वाते चले गए। तो भाई साहब, जब सिटिंग विधायक वो है तो खाता दूसरे के नाम पर क्यों जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये सरकार का नियम और पॉलिसी है कि जो लोकल विधायक होता है उसको केंद्र या राज्य की योजनाएं होती है उसमें ही उनका नाम प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत डुमरांव की जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर विधायक ने उदासीनता बरती, मेरा ये कहना। विधायक डुमरांव के अलावा हमको लगता है कि पूरे बक्सर जिला के सभी विधानसभा के समस्याओं को लेकर के आंदोलन, हाँ, ये एक उनकी, चूंकि वो आंदोलन की गोद से ही पैदा हुए हैं तो कई मजदूरों का सवाल हुआ तो चौसा भी चले गए, कई बक्सर हुआ, चौसा हुआ, लगातार चलते रहते हैं। तो अपने को बड़े कदकाठी का एक ब्रॉड स्केल पर नेतागिरी उन्होंने शुरू कर दिया और इसलिए डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस उम्मीदों से उन्हें जिताई थी उसके सवालों को थोड़ा उन्होंने कम सुना। और डुमरांव शहर की हालत देख लीजिए लोग, बहुत बुरा। पूरे चुनाव के दौरान ये मुद्दा बहुत गंभीरता से है कि हाईवे जो है ना, माने आपको दशहरा जैसा पर्व बितरा, वहां व्यवसायियों की बहुत दुर्दशा हो गई, कोई बड़े वाहन सारे बंद कर दिए गए। तो अब इस मसले में लोग बोलते हैं कि हम वहां के विपक्ष के विधायक हैं, ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, सड़क जाम करना आपकी ड्यूटी है,
लेकिन अक्सर दुर्घटनाएं वहां होती रही। अब जाकर थोड़ा रिपेयर का काम हो रहा है और उस पर भी विधायक जी पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं कि विधायक जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो खैर महागठबंधन का मामला है। हाँ। ये क्या होता है, पार्टी उनको लगाती है या फिर चलिए अब आगे आगे हम फिर अब चर्चा के लिए बढ़ते हैं। और महागठबंधन के राजद से भी लोग इसमें तैयारी में है कि नहीं, सिटिंग विधायक का टिकट कटेगा, यहाँ से ये बाहर जाएंगे, हम लोगों राजद के सीट खाते में सीट आएगी। तो राजद के भी कुछ नहीं तो हम 5-6 लोग अपनी तैयारी में जोर से लगे हुए हैं। वैसे में सबसे पहला नाम आ रहा है आपको सुनील कुमार सिंह उर्फ पप्पू यादव, जो कि पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके और केसट के रहने वाले। उनके भाई मुखिया हैं, भाभी जिला परिषद सदस्य हैं। वो स्वयं हमको लगता है कि 20 वर्षों से राजद की राजनीति में है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पप्पू यादव निश्चित तौर से उस इलाके में गंभीर नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो राजद की राजनीति में लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव के कट्टर समर्थक हैं। लगातार उनके कार्यक्रम वहाँ कराते रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार संगठन में धरना प्रदर्शन और बक्सर डुमराव से लेकर पटना तक उनकी आवाज गूंजती रहती है। लेकिन जहाँ तक टिकट दादारी के, उनको 2 बार पार्टी का प्रत्याशी मौका दिया और उस मौके में वो नहीं चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने का पीछे कारण ददन यादव, तमाम तरह के लोग थे, यादवों के वोटों का बिखराव, मुस्लिमों का वोट नहीं मिलना, ये सब कई चीजें हैं जो एक साथ उनको सदन तक नहीं जाने दिया। और लेकिन अपनी लड़ाई में लगे रहते हैं। जो उनके भाई हैं गामा यादव, भी कभी जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में वो मुखिया हो गया और उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष रही, फिर बाद में हट गई। ये सब चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आलोक जी कि आप ये जानिए कि जब महागठबंधन की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल ने डुमराव की सीट अपने सहयोगी पार्टियों के खाते में डाल दी है, तो ऐसे में जो लोग यह आस लगाए हैं कि अब लड्डू गिरेगा और उनके मुंह में जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी भाई जनसंघर्ष के नेता हैं, जनता के सवालों पर घूमते रहते हैं, तो जो धोती कुर्ता पैजामा पहन कर घूमने वाला है, जनता के सवालों पर उसकी इच्छा तो रहती है कि चुनाव लड़े। और अगर उनको इच्छा है और तैयारी में लगे रहे, तैयारी में अपना कर रहे हैं। ऐसे भी तैयारी इसलिए भी जरूरी है कि महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको तो चुनाव जितवाने के लिए आपको लगना होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, लड़ते हैं। चलिए आगे फिर अब हम चर्चा करेंगे डुमराव से ही आने वाले श्रीकांत यादव के बारे में। श्रीकांत यादव राजद के समर्थक है, वर्षों से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, श्रीकांत यादव को मैं तब से जानता हूँ जब मेडिकल की दुकान चलाया करते थे और वो दवा के प्रोफेशन से जुड़े रहे और बाद के कालखंड में वो ठेकेदार बने, फिर कंस्ट्रक्शन काम करते रहे जीविकापार्जन के लिए और बाद में वे चुनावी अखाड़े में अपने आप को उतार दिया। कई बार इसके पहले छोटे मोटे चुनाव लड़ने के प्रयास किए, सफलता नहीं मिली, लेकिन अपना काम वो जारी रखे। लगभग 20-25 वर्षों से राजद की राजनीति में सक्रिय है, टिकट मांग रहे हैं लगातार और हमको लगता है कि कई संगठनों से जुड़े हुए भी हैं, लोग के बीच किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आते जाते रहते हैं और मैं समझता हूँ सोशल सेक्टर से भी जुड़े हुए लोग हैं वहाँ। लेकिन फिर वही सवाल है कि टिकट अगर राजद को महागठबंधन जाएगा, महागठबंधन राजद टिकट मांगती है तब तो इनके दावे कबूल हैं और अगर नहीं मांगती है तो फिर ये सपना क्या बोलते हैं कि गुलाबी सपने की तरह जाएगा, हसीन सपने की तरह जाएगा। ये मेरा। इसके बाद अब आगे हम चर्चा करेंगे जिस शख्सियत के बारे में, वो लगभग उनका पूरा परिवार 30 वर्षों से राजद का ही मान के चलिए कि राजद के है और लगभग 21-22 सालों से नवानगर के प्रमुख का कुर्सी उनके पास है। पहले अपने थे, फिर पत्नी हुई, अब उनका पुत्र वहां पर प्रमुख है। सत्येंद्र सिंह के बारे में आपकी क्या? सत्येंद्र सिंह कालांतर में जब जगता बाबू यहाँ राजनीति के या अखाड़े में रहा करते थे, सांसद हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से अपनी राजनीति को खूब उन्होंने चमकाया राजद के लिए और जगता बाबू से उनकी बहुत उम्मीदें थी कि उस बार उनको टिकट मिलेगा, टिकट दिलवा देंगे। तो काफी दिन लगे रहे। लालू यादव के जब भी कार्यक्रम होता तो सत्येंद्र यादव के ही जिम्मे उस इलाके का कार्यभार दे दिया जाता था। कालांतर में खूब उन्होंने मेहनत किया और अपने स्थानीय राजनीति में उन्होंने बड़ा अच्छा वर्चस्व बनाया। पत्नी बनी, अपने बने, फिर बेटा आज के डेट में है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में जगता बाबू के रिप्लेस होने के बाद जब सुधाकर आ गए तो मैं समझता हूँ कि जगता बाबू के अंतिम दिनों में ही खटास कुछ पैदा हो गया था
इनके रिश्ते को लेकर, और लालू यादव तक ये बात पहुंची थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो टिकट मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर इनकी नहीं, लगातार लालू जी की तबीयत भी खराब हुई थी दिल्ली में, जिस समय दिल्ली में भी करीब 15-20 दिनों तक ये हम गए थे। तो पटना में लगातार लालू जी से जाकर मिलते हैं और सोशल मीडिया पर फोटो अपना डालते रहते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ का जो राजद का नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, अगर उनको लाइक मैंने करता तो निश्चित रूप से इनकी बात ऊपर तक पहुंची रहती है। और लालू यादव अगर तबीयत खराब थी, जाते हैं, मिलते हैं, अच्छी बात है, ये संवेदनाओं की बात है। किसी की भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो लोग आना जाना है, और तो उनके पार्टी के सुप्रीमो है, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका अच्छा प्रयास है, सोसाइटी में अच्छी पकड़ है। लेकिन सिर्फ हाल चाल पूछने से और उनकी पुरसहाल जानने से पार्टी का टिकट मिलना संभव नहीं होता है। आपको उसके लिए पार्टी नेतृत्व, संगठन, तमाम चीजों को मिला के टिकट मिलता है। वैसे लगे हैं तो अच्छी बात है, कोशिश करें, प्रयास में कितना सफल पाता हो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अब आगे हम जिस शख्सियत की चर्चा करेंगे उनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव डुमरांव के ही है, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, अखिलेश यादव निश्चित तौर से पार्टी के लिए समर्पित और दमदार नेता रहे हैं। अखिलेश यादव को मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ, स्कूल के दिनों से ही मैं उनको जानता हूँ। अच्छे कर्मठ हैं और लगातार अपने कामों के बल पर कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। और अभी मंगनीलाल मंडल के पार्टी का जब नेतृत्व मिलने वाला था, उसके पहले ही मंगनीलाल मंडल से अपने पुराने रिश्तों को लेकर जाके मिले थे। तो कुल मिलाकर उनकी पार्टी में अच्छी खासी पकड़ है। वो पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन, महागठबंधन में जो भी होता है वो लगातार खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाए। लेकिन कई दफे प्रयास के बाद उन्हें प्रत्याशी पार्टी की ओर से नहीं बनाया गया। वो पप्पू यादव का जब टिकट मिला, सुनील कुमार और पप्पू यादव को, उस समय भी लगे हुए थे। लेकिन अच्छे कदकाठी के नेता हैं और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी मुखर रहते हैं और राजद में सक्रिय भूमिका उनकी है। सक्रियता में कहीं कोई दूर है नहीं है। और मंगनीलाल मंडल आए हैं तो अपने रिश्तों को लेकर शायद अपनी बात रखें, और अगर टिकट मिलता है तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर सात जात समाज में उनकी पहचान है। आगे अब हम चर्चा जिस व्यक्ति के बारे में करेंगे, निश्चित तौर पर राजद के समर्पित व्यक्ति है और डुमरांव में अगर कोई वहाँ के सिटिंग विधायक रहे, ददन पहलवान से पंगा लिया था, तो वो है रामजी सिंह। रामजी सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में, इस बार क्या वो हमेशा जब विधानसभा आता है तो निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में आने के लिए वो सक्रिय रहते हैं कि हमको पार्टी इस बार टिकट दे देगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। इस बार भी वो लगे हैं कि अगर महागठबंधन में राजद को जाएगी तो हमको सीट यहाँ मिलेगा। उनके बारे में क्या राय? देखिए, रामजी सिंह यादव निश्चित तौर से लालू के नामचीन सिपाही है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उनकी पीठ पर मुहर लगा है लालूवाद का। शिवानंद तिवारी की पाठशाला के भी कभी छात्र रहे हैं। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले राजद में बहुत से नेता हैं, और रामजी यादव की जो लंबे समय से राजनीति रही है, वो आज तक ना कभी पंचायत का ये चुनाव लड़े, ना कहीं कुछ बन पाए। लेकिन उजला कुर्ता में पहनकर डुमरांव के चौक चौराहों पर जरूर नजर आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में कब है, रामजी यादव जानते हैं आपको जी? जब ददन पहलवान ने उनकी पिटाई कर दी। राजनीति की एक बड़ी भयावह दृश्य थी कि ये याद है वो। हाँ, कि लालू जी के सिपाही थे और ददन पहलवान चुनाव थे मैदान में, कुछ इस तरह उल्टा बोले, पहलवान के समर्थकों ने इनको पीट दिया और पिटाई हुई। तो यहाँ से लेके और 2-3 दिन तक पूरा डुमरांव डिस्टर्ब रहा। फिर राज्य मुख्यालय से लेकर लालू यादव तक बात पहुंची और उस समय ये सुर्खियों में है। और तब से अपनी सुर्खियों हम उस समय शायद दैनिक जागरण में थे और सुबह से हमको डुमरांव ही जाना पड़ता था। हाँ भाई, लेकिन रोज कुछ ना कुछ बवाल होता था। लेकिन अब सवाल है कि ददन पहलवान के ही हाथे इनका ये मार्केट में आना लिखा था, तो ये तुरंत उन्हीं की पिटाई के बाद पूरे प्रदेश स्तर में एक बड़े कदकाठी नेता के रूप में हुए। लेकिन लालू के सिपाही हैं तो अब नहीं बताया कि सबको हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है। राजद का सीट अगर हसीन सपने की तरह ही है, जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के लिए ये सीट मांगते हैं माले से, उसको छोड़ना पड़ता है। हालांकि माले की बहुत पुरानी जमीन थी, लेकिन समय कालखंड में माले वहां पूरी तरह से समाप्त हो गया था। फिर से अजीत कुशवाहा के आने के बाद थोड़ा माले में जिंदा ही नहीं हुआ, बहुत सक्रिय हुआ है। हाँ, थोड़ा जान आ गया है। और जान आ गया तो जनता की बहुत उम्मीदें रहती है कि विधायक ऐसा है, विधायक वैसा है, बिना विधायक
तो भाई विधायक से आप उम्मीद किस तरह का लगाते हैं? आप घर तो विधायक बनवा नहीं देगा। पिछले 5 सालों में 5 सालों के पहले हम माले का कहीं कुछ कार्यक्रम हल्का फुल्का होता था तो हम लोग जाते थे या कवरेज करते थे, या कभी मिलता था विज्ञप्ति फोटो तो हम लोग लगाते थे। लेकिन पिछले 5 सालों से हर आंदोलन में माले सक्रिय रहा है। निश्चित तौर पर जिला मुख्यालय में भी हर कार्यक्रम, हर आंदोलन में सक्रिय रहा है। हर पार्टी के जैसे विरोध में है, आपको विपक्ष में है, दिल्ली में भी और बिहार में भी, तो हर आंदोलन में सरकार के विरोध खड़ा रहता है। चलिए अब महागठबंधन के ही अब सहयोगी दल कांग्रेस की बात करेंगे। अब महागठबंधन में माले का हो गया, राजद का हो गया, अब कांग्रेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस के भी कई एक नाम है, लेकिन 2 नामों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है विनय कुमार का। कांग्रेस के विनय कुमार का, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, विनय कुमार सिंह बहुत समर्पित और कर्मठ और समर्पित सिपाही हैं कांग्रेस के। आज तक बहुत से बदलाव हुए, लेकिन ये कभी बदले नहीं और पार्टी फोरम पर ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ से सदाकत आश्रम तक की यात्रा करते रहते हैं। विनय कुमार सिंह एक सुलझे हुए समर्पित कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। तो अगर सिपाही को थाने की चार्ज मिल जाती है, इससे भला और क्या मिले मजा है। लेकिन यही है कि कांग्रेस की फिर वही बिसात है, राजनीति की बिसात में कांग्रेस सबसे यहाँ पर जो सीटें मांग रखी है उसमें राजपुर और बक्सर है। तो ऐसे में गठबंधन का ये खाते का सीट है, तो अब बक्सर राजपुर में सीटें कांग्रेस के खाते में है, तो फिर डुमरांव में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष ने इनके नाम का रिकमेंड किया होगा, किया होगा, पार्टी फोरम पर इनका नाम चला गया। हो सकता है कि भाई इनके नाम जाने से ही इन लोगों को आत्मसंतुष्टि मिली हो कि भाई हमारा भी नाम गया कि टिकट हमको ना मिल जाए, तो अच्छी बात है विनय जी को। चलिए फिर कांग्रेस के ही एक है ब्रिजकिशोर पांडे, जिनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ब्रिजकिशोर पांडे के बारे में देखिए, ब्रिजकिशोर पांडे नावानगर इलाके के रहने वाले हैं और कांग्रेस के पुराने कर्जकर्ता हैं। लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में धोती खोट के चलने वाले लोग हैं। धरना प्रदर्शन से लेके और आंदोलन तक लोग जमे रहते हैं। कब बाद के कालखंड में मुखिया भी बने वहाँ के, तो मुखियागिरी भी उनकी खूब चमकी वहाँ पर। कांग्रेस के लिए बराबर प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन आंदोलनों में शामिल रहे हैं। और अगर उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, वो तीसरा फेज चल रहा है उनका, हमको लगता है 60 साल के से ऊपर के एज हो गए होंगे। तो अगर 60 में पट्टा होता है जो कहावत है, और अभी भी दम ठोक रहे हैं कांग्रेस की राजनीति में, तो अच्छी बात है। उनका बायोडाटा गया होगा, मनोज जो जिलाध्यक्ष है उनके नाम को रिकमेंड किया होगा, तो ब्रिजकिशोर पांडे को भी अगर ये मौका मिलता है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। कर्जकर्ता आधारित पार्टी है, कर्जकर्ताओं का भला होगा, इससे मनोबल बढ़ेगा और कांग्रेस में नई जान आ जाएगी। चलिए अब हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन जो भी दर्शक हमारे न्यूज विजन चैनल को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर को देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लें। अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लें, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। एक संभावित प्रत्याशी का नाम है सीपीआई से शमीम मंसूरी का। शमीम मंसूरी भी डुमरांव से अपने सीपीआई से महागठबंधन में लगे हुए हैं कि सीपीआई, अगर महागठबंधन में सीपीआई को भी जाता है तो हम भी इसमें मैदान में हैं। उनके बारे में क्या राय है? देखिए, महागठबंधन की राजनीति में सीपीआई डुमरांव इलाके में कामरेड सत्यनारायण प्रसाद के जमाने से मैं देखता हूँ काफी मजबूत स्थिति में रही है। दिवंगत नेता कामरेड सूरज बाबू उसी इलाके से आते हैं। आज के डेट में उनके पुत्र सत्यनारायण जी हैं, वो समझिए कि पार्टी के जिला सचिव हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा डुमरांव इलाका। और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति का नाम आपकी चर्चा कर रहे हैं शमीम मंसूरी का, वो मुस्लिम के सबसे पिछड़े समाज से आते हैं। और शमीम मंसूरी की खासियत यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी से कि आज से नहीं, जमाने से, उम्र लगभग 55 साल 50 साल के आसपास हो गया शमीम मंसूरी का। अभी डुमरांव में पार्टी के नगर सचिव भी हैं और पार्टी में अच्छी खासी पकड़ है। शमीम मंसूरी की सबसे बड़ी खासियत है लोग ये कि ये राष्ट्रवादी मुसलमान है। ये तिरंगा झंडा, आज 40 वर्ष से मैं देख रहा हूं इनको, तिरंगा झंडा जो 51 फीट का दोहरा में निकलता है, या तिरंगा झंडा जो दुकान में बिक्री होता है, ये स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस आने के ठीक 1 माह पहले से ये जो है कि नहीं, तिरंगा पैसे से ये दर्जी है, दर्जी का काम करते हैं, सिलाई का, और सिलाई का काम करके
पूरे परिवार को चलाते हैं। काफी गरीबी देखी है इन्होंने, गरीबी के कोख से पैदा हुए हैं। तो ये राष्ट्रवादी मुसलमान है, इसलिए जब भी राष्ट्रीय पर्व होता है ये तिरंगा झंडे को सीकर बाजारों में सप्लाई करते हैं। और हर बार अखबार की सुर्खियां डुमराव की तिरंगा और राष्ट्रवाद को लेकर समीम मंसूरी रहते हैं। तो अगर समीम मंसूरी को कम्युनिस्ट कोटे से टिकट मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवादी मुसलमान होने का इन्हें फायदा मिलेगा। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं और जो इनकी कर्मठता को देखे हैं, निश्चित तौर से सब इनको सपोर्ट करेंगे। और एक मौका इन्हें मिलना ही चाहिए। अगर ये मौका मिलता है, पार्टी दिलवा रही है और खाते में सीट मांग रही है, तो मैं समझता हूँ इनको टिकट मिलना चाहिए। चलिए, आज की चर्चा हम यहाँ समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों को कहें कि निश्चित तौर पर हम जो भी हमारी समीक्षा देख रहे हैं उसमें कहीं से भी आपको कुछ नजर आए तो कमेंट जरूर करते रहें। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप देख रहे हैं तो कमेंट हम लोगों को करके बताएं। फोन करके भी बता सकते हैं आप सभी। तो अब चर्चा हम यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। अब मैं इसको खत्म होने से बोल एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों। हम लोग के जो लगातार वार्तालाप हो रहा है और हम आईने की तरह पूरे इलाके के प्रत्याशियों के संबंध में उनकी बातें रखते हैं, उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। और मुझे बहुत इस बात की कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी चर्चाओं को सुदूर दिल्ली, बॉम्बे विदेशों में बैठे हुए हमारे दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं और अपना कमेंट भी दे रहे हैं। लोग इसके लिए हम लोग को व्यक्तिगत और ये फेसबुक पर और फोन करके भी मन हमें बधाइयां दे रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि जितने भी सजग दर्शक हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो इसको देख रहे हैं हमें, तो आप भी अपना सुझाव, अपना प्यार हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं कल।